हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिज़िक्स, जो हम चल रहा था, हमारी प्लेलिस्ट में चल रही थी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं कूलम्स लॉ के बाद, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हमने ऐसे भी हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये हमारा टॉपिक था, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये चार्जेस मतलब ये जो है टॉपिक, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जब एक से दो से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं तब हम उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब दो से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं, पहले एक चीज़ लिखते हैं, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। देखो भाई, हमको ये तो पता है कि जब दो चार्जेस होते हैं, मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ, जब दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच में हमको जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि Q1 Q2 अपन R² से हम फाइंड कर सकते हैं। पर जब एक से ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे, सपोज़ करो यहाँ पर मैंने ले लिया, एक हो गया मेरे पास Q1 चार्ज, ये हो गया Q2 चार्ज, ये हो गया Q3 चार्ज, ये हो गया मेरे पास Q4 चार्ज, ऐसे करते 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 मेरे पास कितने Qn चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, जब इतने सारे चार्जेस हैं मेरे पास, तब इन सभी चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स होने वाला है वो हमको कैलकुलेट करना है ना। उसका क्या फॉर्मूला होगा, देखो सोचने वाली बात है ना। अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच में निकालना होगा, सपोज़ करो R1 एंड R4 के बीच में मुझे निकालना होगा, ठीक है, तो सपोज़ करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R14। ठीक है, तो अगर आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q4, तो मैं कैसे लिखूंगा, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर, है ना, सिंपली ऐसे लिखूंगा। और ये किस तरह से लगेगा, यूँ लगेगा, F फोर्स ऑन 1/4। ठीक है, इसका निकालना होगा Q2 का, तो कैसे रखेंगे हम, फोर्स ऑन 1/2। 3 से निकालना होगा तो इस तरह से लगेगा, फोर्स ऑन 1/3। इसी तरह से n के लिए निकालना होगा तो ये ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन 1/n। इसी तरह से लगेंगे ना। तो हमको यही तो फाइंड करना है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, कितने n चार्जेस हैं, ठीक है, तो n चार्जेस जब होंगे तब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो वो बहुत सिंपल है, जब इतने सारे चार्जेस हैं तो किसी पर्टिकुलर एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, दैट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला है, इसके ऊपर जितना फोर्स लगने वाला है वो क्या है, दूसरे चार्जों के द्वारा इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम है। ठीक है, सिंपली वेक्टर सम हम यहाँ पर करेंगे। तो हम समझ लेते हैं, कंसिडर सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 के ऊपर नेट फोर्स लगा रहे हैं। हमने लिखा कंसिडर सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, यहाँ पर भी हम लिख लेते, मेंशन कर लेते Q1 Q2 अप टू Qn। इतने सारे चार्जेस हमने माने हैं, है ना। जब इतने सारे चार्जेस मेरे पास हैं तो नेट फोर्स ऑन Q1 क्या होगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, F नेट ऑन Q1। तो ये क्या होगा, सिंपली वेक्टर सम होगा। देखो मैंने बार बार बोला, यहाँ पर भी मैंने बताया, सिंपली वेक्टर सम होगा। तो फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस करते 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 फोर्स ऑन 1/n, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, फिर फोर्स ऑन 1/2, इसका फॉर्मूला कूलम्स लॉ से हम निकालेंगे, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, यही होता है, अरे यही होता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के आगे, अगर मुझे लिखना होगा, और हाँ मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेक्टर लगाए ना, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसका कैप भी लगाएंगे, R12 का कैप। ठीक, फिर के Q1 Q3 अपॉन
R13 का स्क्वायर और यहाँ पर R13 कैप। अरे पेज कैसे उड़ रहा है। अब चलो देखो आगे, के Q1 QN अपॉन R1N का स्क्वायर इंटू R1N का कैप। इसी तरह से तो होगा ये, है ना, इसी तरह से होने वाला है। तो जब इस तरह से ये होगा तो हम आगे कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो जो कॉमन निकल रहा है उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं सिंपली। के और Q1 हमारा आई थिंक कॉमन निकल जाएगा, है ना। के और Q1 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अभी अंदर क्या बचने वाला है, Q2 R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस अप टू Qn अपॉन R1N का स्क्वायर इंटू R1N का कैप। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो। तो ये इस तरह से मेरे पास F नेट ऑन 1 आ जाएगा, F नेट ऑन Q1 के ऊपर जो F नेट है वो इस तरह से आ जाएगा। तो सिंपली हम इतना भी छोड़ सकते हैं, बट बुक में एक स्टैंडर्ड तरीके से इसको दे रखा है ना, इन्होंने इसको सबमिशन के अंदर लिख दिया, तो हम भी सबमिशन में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। के Q1 और सबमिशन के अंदर क्या होगा, सबमिशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है Qn और R1I है अपॉन R1I का स्क्वायर है और यहाँ पर R1I का कैप है। और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, I की वैल्यू जा रही है 2 से लेकर के N तक हमारे पास जाएगी। तो ये हो गया हमारा F नेट किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। ये हमारे पास फाइनली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाता है। ये फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। और अगर इसकी डेफिनेशन अगर हमको लिखनी है ना, डेफिनेशन लिखनी है तो मैं पीछे बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। मतलब यहाँ तक तो आप नोट कर लेना, यहाँ तक जो मैंने बताया, इसके आगे हम देखते हैं। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दैट चार्ज या ऑन दिस चार्ज। ठीक है, जो हमने देखा पीछे कैलकुलेट करा। और यहाँ पर अगर नोट जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। यानी कि हमने देखे ना यहाँ पर इतने सारे चार्ज थे, Q1 था, Q2 था, Q3 था। तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगने वाला है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसका फॉर्मूला वही रहने वाला है Q3 के आने पर भी। मतलब मान लो अगर Q3 नहीं है तो अभी फोर्स इनके बीच में कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर 3 आ जाएगा तब भी इन दोनों के बीच का फोर्स तो उतना ही रहने वाला है ना। तो दो पर्टिकुलर चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो चेंज नहीं होने वाला। चलिए अब एक मैं एग्जांपल करके बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ये एग्जांपल हम देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है, और सपोज करो यहाँ पर ए है, यहाँ पर चार्ज प्लस Q पड़ा है, ये B है, यहाँ पर चार्ज प्लस Q पड़ा है, और ये C है, यहाँ पर भी चार्ज कितना है, प्लस Q। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द F नेट ऑन चार्ज एट C, फाइंड द F नेट ऑन चार्ज एट C। यानी C के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है हमको। तो देखो A के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, C के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, वो उसको रिपेल करने वाला है। तो रिपेल करेगा इस तरह से यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन C बाय A, इस तरह से हम लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर B पे जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, तो मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन B बाय A। तो सिंपली मुझे इन दोनों की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, फिर इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम कैसे करते हैं हमने बचपन में सीखा था 11th क्लास के अंदर। वेक्टर सम इस तरह से हमारे पास आएगा, है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर मेरे पास A वेक्टर है और ये मेरे पास B वेक्टर है, इन दोनों का सम कैसे होगा, या तो ट्रायंगल लॉ से करेंगे, इसको उठा करके यहाँ रखेंगे, या फिर पैरेललोग्राम लॉ से होगा। पैरेललोग्राम लॉ मतलब क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी भी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बता रही है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो उस पैरेललोग्राम की डायगोनल बताएगा, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, √a² + b²
प्लस 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 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। इस तरह से हमने देखा था 11th क्लास के अंदर। ठीक, तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर F फोर्स ऑन, ये क्या लिख दिया मैंने, C लिखना था ना, फोर्स ऑन C बाय B, फोर्स ऑन C बाय, ये देखो गलत लिख लिया, इसको करेक्ट कर लेना। फोर्स ऑन C बाय B है, ये फोर्स ऑन C बाय A है। तो फोर्स ऑन C बाय B अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन, हाँ और एक चीज़ देखो, ये भी हमको दे रखा है कि इसकी जो सारी साइड्स हैं, ये A है, ये A है, ये A है, सब साइड्स बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते ही एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सारे एंगल भी 60 डिग्री होने वाले हैं, कि Q1 Q2 अपॉन A का स्क्वायर, इस तरह से। तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर FCA की मैं बात करूँ तो ये भी हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। तो मैं इसको कंबाइंडली कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, FCB इज इक्वल्स टू FCA इज इक्वल्स टू F, लेट कर लिया मैंने, ताकि फाइनल जब हम रिजल्टेंट निकालें तो थोड़ी आसानी रहे। अब देखो F नेट की अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर मेरा जो A स्क्वायर है वो भी F है, B स्क्वायर है वो भी F है, A की वैल्यू भी F है, B की वैल्यू भी F है। भाई देखो ना यार, यहाँ पर ये भी F है और ये भी F है मेरा, है ना। तो मैं सिंपली अब जो फॉर्मूला लिखूँगा वो कैसे लिखूँगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब ये थीटा कितना होने वाला है, जितना ये पीछे वाला एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये थीटा भी हमारा 60 होएगा यहाँ पर। तो देखो F स्क्वायर और F स्क्वायर कितने हो गए, 2F स्क्वायर हो गए, हाँ, प्लस यहाँ पर भी 2F स्क्वायर हो गया, हाँ, और यहाँ पर कॉस, ये थीटा कितना है, थीटा मेरे पास 60 है, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब 2F स्क्वायर प्लस 1F स्क्वायर, कितने F स्क्वायर हो गए भाई, 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, बाहर निकालते हैं, F√3 न्यूटन। F नेट कितना होगा, F√3 न्यूटन। ये हमारा नेट फोर्स होने वाला है इसके ऊपर, ये हमारा नेट फोर्स होने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एक बार वापस समझ लेते हैं हम, ऐसे और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम ऐसे और क्वेश्चंस। तो क्या है इसके अंदर, सिंपली 3 चार्जेस हमको दे रखे हैं, हमको सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगाना है। इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के कारण, चार्ज C के ऊपर, जो C पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया, FCA। फिर चार्ज B के कारण कितना लगेगा, FCB हो गया। फिर वी जस्ट हैव टू सिंपली ऐड देम, हमको सिंपली उनको ऐड करना है। और ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन का हमारा ये फॉर्मूला रहता है ना, ये हमको पता है। तो इसी प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।